हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार गुप्ता आज आपके सामने प्रोग्रामिंग इन सी का अगला क्लास लेके आया हूँ और ये हमारा चौथा सेशन है। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि प्रिंटफ फंक्शन का प्रयोग कैसे किया जाता है और उसके संबंधित आपको कुछ प्रोग्राम बनाए गए थे। मैंने उनके वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए थे, उसकी पीपीटी भी आपके ग्रुप में डाला था। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी होगी तो आप हमारे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके या मेरे वीडियो में कमेंट के रूप में डाल के जान सकते हैं। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपके सामने आ रहे हैं लेके क्लियर CLR SCR फंक्शन। तो हमारा जो सी लैंग्वेज होता है इसमें आपको एक फंक्शन मिलता है CLR SCR करके। इस फंक्शन का हम लोग प्रयोग करते हैं स्क्रीन को क्लियर कराने के लिए। आप जब सी के किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो जो आउटपुट स्क्रीन आता है उसमें पीछे के जो प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट किए हैं उनके भी आउटपुट आते हैं। तो आपका एक कन्फ्यूज़न होता है कि करंट प्रोग्राम का आउटपुट क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो हमारे पीछे का जो आउटपुट स्क्रीन है वो क्लियर हो जाए, तो उसके लिए हम लोग CLR SCR फंक्शन का प्रयोग करते हैं। इस फंक्शन को यूज करने के लिए हमें एक हेडर फाइल का प्रयोग करना होता है जिसका नाम conio.h है। कोनियो का फुल फॉर्म कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होता है। तो आपके सामने जो प्रोग्राम है इसमें मैंने stdio.h के साथ साथ conio.h का भी प्रयोग किया है। अब इस प्रोग्राम का उद्देश्य वही है जो पीछे के क्लास में मैंने बताया था कि हम दो इंटीजर वैल्यू असाइन करेंगे और उसका सम करके उसे हम स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे। इसीलिए मैंने 3 इंटीजर वेरिएबल लिया है। पहले वेरिएबल में मैंने 5 और दूसरे वेरिएबल में मैंने 3, ये दो इंटीजर कांस्टेंट असाइन किए हैं। फिर मैंने सी नाम के वेरिएबल में इनको प्लस ऑपरेटर की मदद से ऐड करने का काम किया है। अभी मैं CLR SCR का प्रयोग कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपकी स्क्रीन जो आउटपुट की आती है वो क्लियर हो जाएगी और फिर मैंने प्रिंटफ के माध्यम से अपने रिजल्ट्स को प्रिंट करने का काम किया है। तो ये आता है CLR। अब हम एक और फंक्शन के बारे में जानेंगे, इसका नाम getch है। getch फंक्शन जो होता है ये भी एक इनपुट स्टेटमेंट है। इसका जो हेडर फाइल है वो stdio.h ही होता है। तो मैं getch के बारे में बताऊं कि ये क्या है। आपने देखा होगा कि पीछे के जो भी 4-5 प्रोग्राम मैंने बताए थे, आपको दिखाए थे, उसमें मैंने getch का प्रयोग नहीं किया था। तो आपने देखा होगा कि जब आप उन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किए होंगे तो जो आपका आउटपुट स्क्रीन आता है उसमें आपका स्क्रीन न रुक के आप सोर्स कोड पे वापस आ जाते हो और फिर रिजल्ट्स को देखने के लिए हमें यूज़र स्क्रीन के लिए Alt F5 प्रेस करना होता है, फिर हमें हमारा रिजल्ट दिखाई देता है। तो ये एक दिक्कत होती है कि बार बार हम अपने आउटपुट को देखने के लिए Alt F5 का प्रयोग करते हैं। तो एक बेस्ट तरीका है कि आप अपने प्रोग्राम में getch का प्रयोग करिए। अभी जो पीछे का प्रोग्राम था उसी ही सेम प्रोग्राम में मैंने getch का प्रयोग किया है। तो इससे क्या होगा कि जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, जो आपके सामने प्रोग्राम दिख रहा है, तो पिछले वाले प्रोग्राम में क्या हुआ था कि आपका आउटपुट आपको फट से दिखेगा और आप तुरंत सोर्स कोड में वापस चले जाओगे, फिर Alt F5 प्रेस करोगे तब रिजल्ट आएगा। पर अभी यहाँ getch लगा हुआ है तो इससे क्या होगा कि आपका रिजल्ट यानी printf के माध्यम से जो मैंने सम प्रिंट कराया है वो आपको दिखाई पड़ेगा। और getch चूंकि एक इनपुट स्टेटमेंट है तो आपका कर्सर ब्लिंक करता हुआ आएगा आउटपुट वाले स्क्रीन पे और वो आपसे चाहेगा कि आप कोई कीबोर्ड से प्रेस करें। तो जैसे ही आप कोई की प्रेस करेंगे तो आपका getch ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका आउटपुट स्क्रीन चला जाएगा। तो कुल मिला के हम लोग getch प्रोग्राम का आदत बना लें, getch फंक्शन का आदत बना लें। आप जितने भी प्रोग्राम बनाएं उनमें इन्हें नीचे अनिवार्य। अब मैं आपके सामने एक प्रोग्राम लेके आ रहा हूं जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं वेरिएबल्स डिक्लेरेशन का यूज दिखाऊं आपको और
जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं मैं उनका यूज करके दिखाऊं। तो हमारे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस का। तो मैंने इन पांचों ऑपरेटर का प्रयोग किया हुआ है। चूँकि 2 इंटीजर वैल्यू लेके उन्हीं पे ही इन पांचों का प्रयोग करना है, इसीलिए मैंने टोटल 7 वेरिएबल लिए हैं। अब मैंने ए में 5, बी में 3 असाइन कर दिया है। सम नाम के वेरिएबल में मैंने उनको जोड़ा है, सब में इसे मैंने घटाया है, मल में मैंने मल्टीप्लाई किया है, डिव में मैंने इसका डिवीजन लिया है, मॉड में मैंने इसका मॉडुलस लिया है। तो ये जो पांचों फार्मूले लिखे हुए हैं इन्हें हमारा सी का कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा और जो रिजल्ट्स है वो इन वेरिएबलों में असाइन कर देगा। फिर मैंने स्क्रीन को क्लियर किया है। स्क्रीन को क्लियर करने के बाद प्रिंटफ के माध्यम से मैंने अपने पांचों वेरिएबलों के रिजल्ट्स को प्रिंट किया है। तो जब आप इस प्रोग्राम को बना के कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपको 5 और 3 का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस दिख जाएगा। तो ये एक प्रोग्राम था जिसमें मैंने getch और clr और जो आपके ऑपरेटर्स हैं उनका मैंने प्रयोग। अब मैं ऐसे ही एक छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ साधारण ब्याज का गणना करने के लिए। साधारण ब्याज का फार्मूला सबको पता होता है। हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से और डिवाइड करते हैं 100 से। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल लिए हैं। 4 वेरिएबल मैंने इसलिए लिया है चूँकि हमें 3 वैल्यूएं बतानी होंगी और एक फार्मूला लगाना है, रिजल्ट्स पाना है, उसके लिए मैंने वेरिएबल लिया है। तो मैंने 4 वेरिएबल इंटीजर का डिक्लेयर किया है। अभी आप सोच सकते हैं कि यहाँ फ्लोट वेरिएबल की बात क्यों नहीं आई, चूँकि अमाउंट फ्लोट हो सकता है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो रिजल्ट आएगा वो भी फ्लोट हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर अभी फ्लोट की बात इसलिए नहीं की है कि पहले थोड़ा हम प्रोग्रामिंग में कॉन्फिडेंस ले आए, फिर हम थोड़ा सही जजमेंट लेके सही वेरिएबल का डिक्लेरेशन करें। तो अभी क्या हुआ है कि मैंने पी नाम के वेरिएबल में 5000 डाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 लिया है, टाइम मैंने 10 लिया है, फिर साधारण ब्याज के लिए मैंने फार्मूला लगाया है, फिर स्क्रीन को क्लियर किया है और फिर मैंने साधारण ब्याज के रिजल्ट्स को प्रिंट कर लिया है। तो जब आप इस प्रोग्राम को बना के रन करेंगे तो आपको 5000, 5 और 10 का जो रिजल्ट्स होगा साधारण ब्याज का वो आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो ये एक प्रोग्राम था जिसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या टैब या अपने मोबाइल पे देखिएगा। अब बारी आता है स्कैनएफ। स्कैनएफ बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, कोई वैल्यू अगर आपको इनपुट कराना है तो उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अभी तक जितने भी प्रोग्राम हम लोगों ने बनाए उनमें हम लोगों ने क्या किया कि वेरिएबल्स में वैल्यू को असाइन कर दिया। तो इससे क्या होगा कि आप जितने बार अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे उतने बार आपको सेम रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। और अगर आपको वैल्यू बदलना है तो आपको अपने प्रोग्राम के सोर्स कोड को खोलना होगा, फिर वहाँ वैल्यू को बदलो, फिर आप उसका रिजल्ट पाओगे। तो ऐसे अगर आपको अलग अलग वैल्यू का आपको प्रोसेस कराना है तो बार बार आपको अपने सोर्स कोड में बदलाव करना होगा, जो काफ़ी कठिन होगा। तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं स्कैनएफ। स्कैनएफ एक इनपुट स्टेटमेंट है। आप इसके माध्यम से कोई न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट करा सकते हैं। न्यूमेरिक में वो इंटीजर भी हो सकता है और फ्लोट भी हो सकता है। आप स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करा सकते हैं या कोई एक सिंगल कैरेक्टर भी इनपुट करा सकते हैं। इसके लिए भी एक हेडर फाइल है जिसका नाम stdio.h है और इसका सिंटेक्स जो है आपको स्कैनएफ लिखना होता है। स्कैनएफ स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा, कोई स्पेस नहीं दिया जाएगा। फिर आप ब्रैकेट खोलेंगे, फिर आप इन्वर्टेड कोड में परसेंटेज का निशान लगाएंगे, फिर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर के रूप में हम लोग %d का प्रयोग करेंगे अगर हमें इंटीजर वैल्यू इनपुट कराना है, %f लिखेंगे अगर फ्लोट वैल्यू इनपुट कराना है, %c लिखेंगे अगर कैरेक्टर वैल्यू इनपुट कराना है, %s लिखेंगे अगर स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट कराना है। फिर कामा करके
एंड का सिंबल है वेरिएबल नेम के आगे, एंड का सिंबल लगाएंगे। एंड का सिंबल जो होता है ये एक एड्रेस ऑपरेटर है। तो आगे चल के हम लोग जब सी में एक चैप्टर पढ़ेंगे पॉइंटर, तो वहाँ हम लोग और अच्छा जान पाएंगे कि ये एंड ऑपरेटर क्या होता है। फिर हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो ये हमारा सिंटेक्स है, इसके द्वारा हम लोग कोई वैल्यू इनपुट कराने का काम करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसका कैसे प्रोग्राम में यूज किया जाए, वो आपको आगे दिखाया जा रहा है। तो देखिए मैं अगला प्रोग्राम जो बना रहा हूं, इस अगले प्रोग्राम में मैं ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं कि अगर आप कोई प्रोग्राम बनाए उसमें इंटीजर वेरिएबल भी आ जाए, फ्लोट भी आ जाए, कैरेक्टर भी आ जाए, स्ट्रिंग भी आ जाए, तो उनका डिक्लेरेशन कैसे होगा। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि आप जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो तो आपका कंप्यूटर आपसे एक इंटीजर वैल्यू पूछे, एक फ्लोट पूछे, एक कैरेक्टर पूछे, एक स्ट्रिंग पूछे, और इन्हीं 4 वैल्यू को जो आपने इनपुट किया है उसे वो प्रिंट करके दिखा दे। ये इस प्रोग्राम का लक्ष्य है। तो मैंने सबसे पहले एक हेडर फाइल लिखा हुआ है stdio.h, आपको पहले से पता है, फिर रिवाइज कर रहा हूँ। stdio.h जो होगा ये जितने भी सी के इनपुट और आउटपुट फंक्शन होते हैं उनकी ये लाइब्रेरी फाइल है, हेडर फाइल है। अगर आप अपने प्रोग्राम में stdio.h नहीं लिखते हैं तो जहाँ जहाँ आपने printf, scanf या getch जैसे फंक्शन का प्रयोग किया होगा वहाँ वहाँ आपका कंपाइलर आपको एरर दिखाएगा। अभी मैंने दूसरे लाइन पे conio.h लिखा है। conio.h को मैंने स्क्रीन को क्लियर करने के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल किया है clr scr, उसके लिए लिखा है। फिर मैंने वायर्ड मेन फंक्शन को लिखा है। वायर्ड मेन फंक्शन इसलिए लिखा आता है क्योंकि ये स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है। जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो हमारा कंपाइलर वायर्ड मेन फंक्शन के अंतर्गत जितने भी स्टेटमेंट लिखे होते हैं उन्हें बारी बारी कंपाइल करता है और एग्जीक्यूट करके उसका रिजल्ट दिखाता है। अभी मैंने क्या किया है, एक इंटीजर वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है ए करके। इसका काम होगा कि जो आप इंटीजर वैल्यू स्कैन के जरिए इनपुट करेंगे उसको रखेगा। फ्लोट बी नाम का वेरिएबल है, कैर सी नाम का वेरिएबल है। तो ए बी सी जो वेरिएबल हो गए ये इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर वैल्यू इनपुट करने के लिए हो गए। अब आपका जो डी नाम का वेरिएबल है इसका उद्देश्य होगा कि जो आप स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करेंगे कीबोर्ड से उसको ये रखेगा। तो हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन सी में है उसके लिए हम लोग कैर कीवर्ड का ही प्रयोग करते हैं। तो अगर आप कैर सी और कैर डी में देखें तो सी में कोई बगल में ब्रैकेट में नंबर नहीं लिखा है, पर डी के साथ ब्रैकेट में आपको 10 लिखा हुआ मिल रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि आप डी नाम के वेरिएबल में मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स, लेटर्स, डिजिट एज ए स्ट्रिंग रखने का काम कर सकते हैं। हमारे सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग डिक्लेरेशन के लिए कोई स्ट्रिंग कीवर्ड नहीं है। वहीं अगर आप जावा पढ़ रहे होते तो वहाँ आपको स्ट्रिंग कीवर्ड मिल जाता है। तो आगे से जब भी हमें स्ट्रिंग वेरिएबल लेना होगा तो उसके लिए हमें ऐसे कैर और वेरिएबल का नाम और बड़े ब्रैकेट में हम लोग उसकी एक मैक्सिमम साइज देंगे। सी में इसे एरे डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो फिलहाल अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, आगे जब हम लोग एरे पढ़ेंगे तो और अच्छा जानेंगे। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले प्लान किया है कि जो ए नाम का इंटीजर वैल्यू है मैं उसकी वैल्यू इनपुट कराऊं। तो उसके लिए मैंने पहले printf लिखा है, इंटर एनी इंटीजर वैल्यू। आप चाहो तो प्रोग्राम में printf ना लिखो, आप सीधे scanf %d एंड ए लिख सकते हैं। %d इसलिए लगाया गया क्योंकि वो इंटीजर वेरिएबल है, एंड ए इसलिए लिखा गया कि जो वैल्यू आप इनपुट करेंगे वो इसमें आपको देना है। ध्यान देने वाली बात है कि जब scanf लिखा आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा मिस्टेक होता है कि इसके सिंटेक्स में गलती कर देते हैं। जैसे डबल इनवर्टेड कोट खोला, इनवर्टेड कोट बंद नहीं किया, या कामा पहले लगा दिया, इनवर्टेड कोट बाद में बंद कर दिया। तो सिंटेक्स का जो है वैसे ही है जो आपके सामने है। तो मैंने यहाँ %d एंड ए लिखा है। तो इससे क्या होगा कि जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और अगर आपने printf नहीं लगाया हुआ है तो आपका कर्सर आपको दिखाई पड़ेगा और आपको एक वैल्यू इनपुट करना है। ये
आपने खुद प्रोग्राम बनाया है इसलिए आप जान रहे हैं, इसलिए आप वैल्यू इनपुट करेंगे। पर अगर कोई दूसरा आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो ये नहीं जान पाएगा कि वैल्यू इनपुट कराना है कि क्या होना है। इसीलिए मैंने प्रिंटफ के जरिए उसका एक शीर्षक बनाया है। तो आगे से जब भी आप कोई भी वैल्यू स्कैन के लिए प्लान करें तो सदैव जो वैल्यू आप इनपुट कराने आ रहे हैं उसके लिए आप एक मीनिंगफुल टाइटल शीर्षक बनाने के लिए प्रिंटफ का प्रयोग करें। तो इसीलिए मैंने प्रिंटफ में पहले लिखा है इंटर एनी इंटीजर वैल्यू और फिर स्कैनफ करके मैंने एंड ए लिखा है। आप ऐसे उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि अगर आपको एक सादा कागज दे दिया जाए और उस सादे कागज में 10 बॉक्सेस बना दिए जाए छोटे छोटे, आपसे कहा जाए कि आपने इसमें डिटेल भरिए, तो आप ये नहीं जान पाओगे कि किस बॉक्स में हमें क्या लिखना है। तो बेस्ट तरीका है कि हर बॉक्स के पहले ये लिखा रहे कि किस बॉक्स में आपको क्या लिखना है। मान लो पहले वाले बॉक्स के आगे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट नेम, दूसरे वाले बॉक्स के आगे लिखा है फादर नेम, तीसरे वाले बॉक्स के आगे लिखा है मदर नेम, चौथे वाले बॉक्स के आगे लिखा है सेक्स, अगले बॉक्स के आगे लिखा है डेट ऑफ बर्थ। तो आप ये जान पाओगे कि उन बॉक्स में हमें लिखना क्या है। तो इसी तरीके से स्कैनफ एक तरह से एक बॉक्स बनाता है, एक टेक्स्ट इनपुट का काम करता है, और जो प्रिंटफ है वो एक लेबल या हेडिंग बनाने का काम करता है कि उन बॉक्सेस में आप क्या लिखोगे। इसीलिए अगर आप देखो तो 4 स्कैनफ लिखा हुआ है, तो उसके लिए हमें 4 प्रिंटफ के जरिए उनकी शीर्षक बनानी पड़ेगी। आगे चल के हम लोग ये सीखेंगे कि ये बार बार हमें प्रिंटफ या स्कैनफ ना लिखना पड़े, हम एक ही स्कैनफ एक ही प्रिंटफ के जरिए भी ये काम कर सकते हैं, जो हम आगे आपको बताएंगे। तो पहले प्रिंटफ के जरिए एक मैसेज लिखा गया है इंटर एनी इंटीजर वैल्यू, फिर स्कैनफ का प्रयोग करके %d एंड ए लिखा गया है, फिर प्रिंटफ करके इंटर एनी फ्लोट वैल्यू, फिर %f के जरिए एंड बी लिखा गया है स्कैनफ में, फिर उसके बाद में इंटर एनी करेक्टर वैल्यू प्रिंट कराया गया है, फिर %c के साथ एंड सी लिखा गया है। यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, %c और एंड सी ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इत्तेफाक है कि मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल जो लिया, करेक्टर वेरिएबल जो लिया था वो सी करके लिया था, इसीलिए यहाँ सी लिखा हुआ है, और %c इसलिए लिखा है क्योंकि आप एक करेक्टर वैल्यू इनपुट करने आ रहे हैं। फिर मैंने लिखा है प्रिंटफ इंटर एनी स्ट्रिंग वैल्यू, और फिर मैंने स्कैनफ के जरिए एंड डी करके लिखा है। तो यहाँ आप एक स्ट्रिंग वैल्यू दे पाएंगे, तो इससे आप 4 वैल्यू इनपुट करेंगे। स्क्रीन क्लियर कराने के लिए मैंने CLR लिखा है, अगर आप स्क्रीन नहीं क्लियर कराना चाहते हैं तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। फिर मैंने प्रिंटफ का प्रयोग किया है, और उस प्रिंटफ के प्रयोग में मैंने जो चारों वैल्यू इनपुट कराई थी उन चारों वैल्यू को मैंने प्रिंट कराने का काम किया है। मैंने पहले इंटीजर वैल्यू %d, फ्लोट वैल्यू %f, करेक्टर वैल्यू %c, स्ट्रिंग वैल्यू %s, फिर जो चारों वेरिएबल है A B C D मैंने इनको लिखा है। ये A B C D जो वेरिएबल आपने लिखा है इनके सीक्वेंस में आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि A बता रहा है कि जो पहला %d लिखा हुआ है प्रिंटफ में वहाँ इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगा। अगर आप A के जगह पे C लिख देते हैं तो C एक करेक्टर वेरिएबल है, और आप पहला %d लगाए हुए हैं तो वहाँ गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगा। C में गार्बेज वैल्यू का मतलब ये हुआ कि जिस वैल्यू को कोई रिकॉग्नाइज ना कर सके, बेमतलब की जो वैल्यू होती है उसे हम लोग गार्बेज वैल्यू कहते हैं। जैसे अगर आप देखें तो इस प्रोग्राम में भी मेरे द्वारा एक मिस्टेक हुआ है, और आप इस प्रोग्राम को जब कंपाइल करेंगे तो आपका कंपाइलर आपको एक एरर देगा। तो अगर आप देखो तो जो लास्ट वाला लाइन है प्रिंट एफ, उसमें मैंने सेमीकोलन का निशान लास्ट में नहीं लगाया है। ये मैंने जानबूझ के नहीं लगाया था, जिससे मैं बता सकूं कि प्रोग्राम्स में एरर्स कैसे आते हैं। तो जैसे ही इसको आप कंपाइल करेंगे तो एरर आएगा, तो आपको करना ये होगा कि प्रिंटफ जो लास्ट वाला लिखा हुआ है उसके लास्ट में आप सेमीकोलन का निशान लगाएंगे। अभी मैंने इसमें गेट सीएस भी नहीं यूज किया था, तो अगर आप चाहते हैं कि हमें रिजल्ट्स को देखने के लिए यूजर स्क्रीन यानी Alt F5 में दबाना पड़े, तो आप प्रिंटफ के नीचे गेट सीएस वाले फंक्शन को लिख सकते हैं, फिर आप अपना मजला ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो इस तरीके से ये आपका एक प्रोग्राम है जो मैंने आपको दिखाया, आप इसको